अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। विद्यार्थियों, भोज विश्वविद्यालय के वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हेलो, आई एम डॉक्टर ब्रिजेश कुमार शर्मा। आई एम हियर टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अर्थात रचनावादी उपागम। अतः विद्यार्थियों, हम रचनावादी उपागम पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके प्राप्य उद्देश्यों की भी चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा के उपरांत हम विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। वे उद्देश्य इस प्रकार हैं। रचनावादी उपागम को परिभाषित कर सकेंगे। रचनावादी उपागम के गुण दोष क्या हैं, यह भी जान सकेंगे। अतः हम रचनावादी उपागम से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि हम गणितीय अध्ययन अध्यापन सरलता से कर सकेंगे। तो प्रस्तुत विषय पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व महत्वपूर्ण उपागमों की चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपागम इस प्रकार हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अर्थात समस्या समाधान उपागम, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच अर्थात आगमन एवं निगमन उपागम, एनालिटिक एंड सिंथेटिक अप्रोच अर्थात विश्लेषण एवं संश्लेषण उपागम, ह्यूरिस्टिक अप्रोच अर्थात अन्वेषण उपागम, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अर्थात रचनावादी उपागम। विद्यार्थियों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपागम है जिनका समस्या समाधान में उपयोग किया जाता है। अब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अर्थात रचनावादी उपागम की विस्तृत चर्चा करेंगे। रचनावादी उपागम सीखने की एक पद्धति है जिसमें ज्ञान के निर्माण करने पर बल दिया जाता है। यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रही है कि ज्ञान के निर्माण पर बल देना है। मीन्स बच्चों, विद्यार्थियों, हमें ज्ञान अर्जित करना है, हमें अधिगम करना है, लर्निंग करना है, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर्ड करना है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभवों और सोचने की प्रक्रिया से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह परंपरागत रटने की विधि से अलग है और सक्रिय अधिगम पर जोर देता है। अब यहाँ पर एक बात और आई कि रटने की विधि से, रटने की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है, जिसका इस पद्धति में, इस प्रक्रिया में किसी भी तरह से उपयोग नहीं होता है। रटना मीन्स जैसे पहले होता है, टू का टेबल पढ़िए, चलिए खड़े हो जाइए, है ना। या मान लीजिए हमने कुछ कैलकुलेशन दिया कि ये फार्मूला, इसी के आधार पर आपको ये सारी प्रक्रिया शुरू करना है। कहीं ना कहीं ये पूर्ण प्रक्रिया जो है, यदि इस अप्रोच का, इस उपागम का हम उपयोग करते हैं टीचिंग लर्निंग में, तो विद्यार्थी एक खोजकर्ता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। यह परंपरागत रटने की विधि से अलग है और सक्रिय अधिगम पर जोर देता है, ये हमने यहाँ पर कहा है। तो विद्यार्थियों, वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में रचनात्मक अधिगम एवं शिक्षण विधि एक नवीन संकल्पना के रूप में उदित हो रहा है ना। अभी नवीन पद्धति के रूप में बात कर रहे हैं, नवीन उपागम की बात कर रहे हैं, कोई नए ज्ञान की अप्रोच की बात कर रहे हैं, नए ज्ञान के उपागम की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, नवीन से मतलब केवल उसमें कुछ परिवर्तन की बात हो रही है। ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। नवीन मीन्स आज ही इसका उदय नहीं हुआ है, लेकिन हर प्रक्रिया में, हर मेथड में, हर विधि में समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, हमारी
आवश्यकता के अनुरूप हम उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। इसी प्रकार रचनावादी उपागम में भी कुछ परिवर्तन होते रहे हैं और आज की स्थिति में, आज की वर्तमान स्थिति में भी इसमें कुछ परिवर्तन संभव है और हो रहे हैं। तो इसलिए शिक्षक अपनी शिक्षण विधि को ज्ञान के हस्तांतरण में प्रयुक्त ना करके विद्यार्थियों के ज्ञान एवं अनुभवों को पुनर्निर्माण से संबंधित करके प्रयुक्त करना चाहिए। शिक्षक की शिक्षण विधि यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञान का सृजन करके सीखने की ओर उन्मुख करे। अब देखिए यहाँ पर एक सजेस्टिव मोड में बात कही हुई है। शिक्षक को एक सुझाव के रूप में यहाँ पर यह कहा गया है कि वो विद्यार्थियों के सम्मुख एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करे जिससे कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करने के लिए, खोज करने के लिए कुछ परंपरागत पद्धति से हट करके नई विचारधारा को जोड़ते हुए अपने ज्ञान का अर्जन करे, है ना। अब देखिए कुछ विधियां छात्र ही यहाँ पर अपनी खोज करे और अपनी खोज के आधार पर अपनी समस्या का समाधान कर सके। क्लियर? तो इस शिक्षण विधि को आधार रूप देने का श्रेय जॉन डीवी को है, किंतु इसको विस्तारित एवं व्यवस्थित स्वरूप देने में जीन पियाजे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर दो बातें और आई, है ना। दो व्यक्तियों के नाम आए, दो मनोवैज्ञानिकों के नाम आए कि एक जॉन डीवी है ना, और एक जीन पियाजे हैं। इनका महत्वपूर्ण उपयोग कहीं ना कहीं इस उपागम में दिखाई देता है। अतः अब हम इस जानकारी को और आगे की ओर लेकर के चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि रचनावादी उपागम के समर्थन में डीवी, पियाजे, वाइगोत्स्की एवं ब्रूनर ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। रचनावादी उपागम के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी सीखने की यात्रा में सक्रिय भागीदार होते हैं और अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण होता है। अब देखिए एक शब्द फिर से आया यहाँ पर। आप जितने भी उपागम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं ये शब्द आपको मिलेगा। अनुभव के आधार पर ज्ञान का सृजन। अनुभव के आधार पर ज्ञान का सृजन होना मीन्स जितने विद्यार्थी हैं या जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने प्रीवियस नॉलेज को, अपने पूर्व ज्ञान को, अपने अनुभव को जोड़ते हुए नवीन विचारधारा से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपने को लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें आई, पूर्व ज्ञान और अनुभव। दोनों एक ही चीज है। जो हमारे अनुभव है वही हमारे पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान को वर्तमान स्थिति से जोड़ना है। जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है हम पूर्व में जो भी हमने सीखा हुआ है वर्तमान परिस्थिति से जोड़ते हुए समस्या का समाधान प्राप्त करें। अगेन वही बात यहाँ पर फिर से रिपीट होती है कि विद्यार्थियों को नवीन पद्धति में, नवीन विचारधारा में ज्ञान का सृजन करना है। जो सृजन करना है वही उसका अर्जन भी है ना। जो उसने यहाँ पे सृजित किया वो उसकी लर्निंग है, वो उसका अधिगम है। तो जैसे जैसे घटनाएं घटित होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव को प्रतिबिंबित करता है और अपने पूर्व ज्ञान के साथ नए विचारों को शामिल करता है। यहाँ पर पुनः वही बात आई, नए विचारों को शामिल कर लेता है। विद्यार्थी अर्जित ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए स्कीमा विकसित करता है। इस मॉडल का प्रयोग डीवी, पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर द्वारा सीखने के क्षेत्र में किया गया।
रचनावादी शिक्षण में विद्यार्थी मूल रूप से समूह में कार्य करते हैं। इसके अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। विद्यार्थी वस्तुओं एवं उन्हें प्रस्तुत की गई गतिविधियों से ही सक्रिय रूप से पुराने अनुभवों को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करते हैं। इस पूरे वार्तालाप में, पूरे डिस्कशन में कई बार इस बात की चर्चा हुई, कई बार इस विषय पर चर्चा हुई कि पूर्व ज्ञान को, जो भी कुछ सीखा हुआ है, जो भी कुछ हमारे पास जानकारी है, उसको जोड़ते हुए, उसको संबंधित करते हुए नए ज्ञान का सृजन करते हैं। नई परिस्थिति से जोड़ते हुए हम अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। अब हम रचनावादी उपागम के गुण दोष पर प्रकाश डालेंगे। रचनावादी उपागम के गुण इस प्रकार है: स्वयं ज्ञान का सृजन, प्रजातांत्रिक वातावरण, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, विद्यार्थी एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में, विद्यार्थी एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में, अधिगम केंद्रित, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन आदि। अर्थात रचनावादी उपागम में विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं और विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का सृजन करता है। रचनावादी उपागम में कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। इस उपागम में अधिक से अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है, जिससे विद्यार्थी एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं। अब यहां पर फिर से एक बात सामने आई। शिक्षक जो है, अध्यापक जो यहां पर है, वो सहायता करता है। सहायता इन किस तरह से? शिक्षक यहां पर फैसिलिटेटर है। बार बार हर एक उपागम में, प्रत्येक उपागम में इस बात की चर्चा हुई है कि शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में है। यदि हमने किसी छात्र को, किसी विद्यार्थी को एक रास्ता दिया, एक समस्या का समाधान करने के लिए कहा, और हम केवल उसे मोटिवेट कर दें, केवल कार्य करने के लिए प्रेरित कर दें, तो क्या होगा? वो कार्य की ओर बढ़ेगा, कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा, समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? वो अपनी समस्या का समाधान कर लेगा और समस्या के उपरांत नए विचारों का सृजन भी कर लेगा। अब यहां पर टीचर फैसिलिटेटर है। टीचर केवल विद्यार्थी को आसपास का वातावरण निर्मित करने में या समझने में मदद करता है। छात्र की केवल मदद कर रहा है शिक्षक, लेकिन रास्ते का निर्माण, समस्या को समाधान करने की विधि पर चलने का पूरा कार्य हमारे विद्यार्थियों का ही है। इस प्रकार विद्यार्थी इस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते हैं। रचनावादी उपागम शिक्षण पर नहीं अपितु अधिगम पर केंद्रित है। यहां टीचिंग से मतलब कुछ भी नहीं है। टीचिंग से मीनिंग यहां पर शिक्षक का या इस उपागम का कुछ भी नहीं है। हमें टीचिंग नहीं करना है, हमें शिक्षण नहीं करना है। हमें छात्र को केवल मोटिवेट करना है, विद्यार्थी को मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, किसी कार्य करने के लिए तैयार करना है, जिससे कि वो कार्य करने के लिए स्वयं आगे बढ़े, स्वयं अपना इंटरेस्ट वहां पे डेवलप करे, है ना। तो इस उपागम में हम पूरी प्रक्रिया अधिगम पर केंद्रित तैयार करते हैं।
अधिगम निर्माण करने के लिए तैयार करते हैं। तो इस उपागम में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखिए फिर से एक बात हमारे सामने आई, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक वहां पे खड़े हैं और छात्र से कहें, विद्यार्थी से कहें चलिए प्रश्न पूछिए। कहने से तात्पर्य ये है, विद्यार्थी में इतना इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है, इस तरह से मोटिवेट किया जाता है विद्यार्थी को कि वो पूरी की पूरी प्रोसेस को समझने के लिए स्वयं तैयार हो। उसके अंदर ये भावनाएं निर्मित हो जाएं कि मुझे तो भाई इस कार्य को करना है, मुझे तो इस समस्या का समाधान यहाँ पर लेना ही है, प्राप्त करना ही है। उससे संबंधित वो प्रश्न पूछेगा, उससे संबंधित चर्चा वो अपने शिक्षक से, अपने अध्यापक से करने की कोशिश करेगा। अतः विद्यार्थियों, अभी हमने रचनावादी उपागम के गुणों की चर्चा की। वहीं रचनावादी उपागम के कुछ दोष भी हैं। वे दोष इस प्रकार हैं: संरचित शिक्षण वातावरण की कमी, कक्षाओं से ग्रेडिंग हटाना, शिक्षक बनने के लिए डिग्री आवश्यक आदि। अर्थात रचनावादी शिक्षण की सबसे बड़ी आलोचना इसकी संरचना की कमी है। कुछ विद्यार्थियों को सफल होने के लिए अत्यधिक संरचित और संगठित शिक्षण वातावरण की आवश्यकता होती है, और रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने में संलग्न होने में मदद करने के लिए अधिक आरामदायक पद्धति पर ध्यान केंद्रित करता है। अक्सर रचनावादी कक्षाओं से ग्रेडिंग को हटा दिया जाता है तथा विद्यार्थियों की प्रगति को अधिक महत्व दिया जाता है। यहां पर एक बात और फिर से बात कही गई कि विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, समस्या को समाधान करने पर जोर दिया जाता है, सीखने पर जोर दिया जाता है ना। ग्रेडिंग पर इतना जोर नहीं होता है, या ये कह सकते हैं जो प्राथमिकता है वो ज्ञान अर्जन पर है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि हमारा छात्र, हमारा विद्यार्थी ज्ञान का सृजन करते हुए आगे की ओर बढ़े, अधिक से अधिक सीखे, है ना। ग्रेडिंग पर इतना अधिक महत्व यहां पर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं तथा मानकीकृत ग्रेडिंग आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। वहीं यदि आप शिक्षक बनने की उम्मीद कर रहे हैं या शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस रास्ते में आने के लिए डिग्री बहुत आवश्यक है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए अलग अलग शिक्षण सिद्धांतों को समझना और यह जानना कि वे उनकी कक्षा और उनके विद्यार्थियों पर कैसे प्रभाव डालते हैं बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर रचनावादी उपागम को परिभाषित करते हुए, उसके गुण दोषों की चर्चा करते हुए पूर्ण रूप से रचनावादी उपागम को समझने की कोशिश की। अतः विद्यार्थियों, यदि हम रचनावादी उपागम पर बिंदुवार प्रकाश डालते हैं तो हम पाते हैं कि पूरी प्रक्रिया में रचनावादी उपागम ज्ञान सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण उपागम है, जो कि न केवल ज्ञान सृजन के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, बल्कि वो समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें समय समय पे प्रोत्साहित करते हुए पूर्णता की ओर ले जाता है। बच्चे तब तक अपनी पूरी प्रक्रिया को विराम नहीं देते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से पूर्ण रूपेण समस्या का समाधान ना कर लें। लेकिन
वहीं हमने यह भी जाना कि पूरे की पूरी प्रक्रिया में, पूरे के पूरे प्रक्रम में हम केवल ज्ञान के सृजन में या ज्ञान को प्राप्त करने में, खोज करने में, स्वयं ज्ञान करने में विद्यार्थी को सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से सहायक सामग्रियां या सहायक बिंदुओं को प्रदान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी स्थितियों से हम पीछे की ओर रह जाते हैं, जो कि इसकी आवश्यक बिंदु है। अतः विद्यार्थियों, हम रचनावादी उपागम से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा यहाँ पर करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या परीक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। अब यदि हम रचनावादी उपागम की चर्चा करें तो एक प्रश्न तो यही हो सकता है कि रचनावादी उपागम क्या है, या इस प्रश्न का प्रारूप ऐसा भी हो सकता है कि रचनावादी उपागम को परिभाषित कीजिए, है ना, उदाहरण के द्वारा उसको परिभाषित करते हुए एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए उसकी। ये भी इस प्रश्न का एक प्रारूप हो सकता है। तो आपको करना क्या है, इसको परिभाषित कर दीजिए, है ना, रचनावादी उपागम के बारे में सारी जानकारी यहाँ प्रस्तुत कीजिए, किसी उदाहरण को लेकर के उसे समझाने की कोशिश कीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए। अब एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि किसी समस्या को लेते हुए या किसी उदाहरण को लेते हुए पूरे के पूरी रचनावादी उपागम को समझाइए, रचनावादी उपागम की विवेचना कीजिए। यहां पर यह है कि जो प्रश्न पत्र है उसमें यह पूछने की कोशिश की जा रही है कि आप रचनावादी उपागम को अपनी अंडरस्टैंडिंग से किस प्रकार विस्तृत चर्चा करते हैं या विस्तृत वर्णन करते हैं, उसकी आवश्यकता यहां पर है। चलिए एक प्रश्न की और चर्चा करते हैं कि रचनावादी उपागम विभिन्न उपागमों से किस प्रकार भिन्न है या अलग है, या इसमें क्या अंतर है जो दूसरे उपागमों से इसको अलग रखता है। ऐसा क्या विशेष इसमें है कि इसको भी पढ़ने की हमें आवश्यकता है, इसको भी सीखने की आवश्यकता है, या हमारे विद्यार्थियों को इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहां पर यह प्रश्न कहीं ना कहीं हमारी आलोचना की दृष्टि से भी उत्तर को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। तो विद्यार्थी के रूप में हमारे समक्ष यह आवश्यकता महसूस होती है कि हम इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जवाब आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत करें। तो विद्यार्थियों, हमने पूर्ण रूप से रचनावादी उपागम की चर्चा की, उसके प्रश्नों को भी समझा, रचनावादी पूरे के पूरे विस्तृत जानकारी हमने यहाँ प्राप्त कर ली है, उसके प्रश्नों की भी जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। अतः विद्यार्थियों, that was all for today's lecture. We will discuss some other topic again in the next lecture. Till then, best wishes to all of you.